नमस्कार। आज मैं आपको भारत की उस प्राचीन सभ्यता के बारे में बताऊंगा जो कि एक बहुत विस्तृत भूभाग में फैली हुई थी और संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में जिसका स्थान था। मैं इस बात पर विस्तार से जाऊँ उससे पहले आपको ये बताऊँ कि भारत की दो आधारभूत प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती हैं, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसका एक विस्तृत साहित्य था, हमारे पास वेद थे, उपनिषद थे, पुराण थे, अरण्य थे, तो एक बहुत बड़ा विस्तृत हमारे पास साहित्य उसका उपलब्ध होता है। दूसरी महत्वपूर्ण सभ्यता हमारे पास हड़प्पा सभ्यता है, जिसको कि जो कि हमको खुदाई में प्राप्त होता है। बहुत से इतिहासकार वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को बिल्कुल अलग मानते हैं। अलग से मेरा आशय है कि इतिहासकारों में एक बहुत बड़ा समूह है जो कि हड़प्पा सभ्यता को वैदिक सभ्यता से बिल्कुल अलग मानता है। वो ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन थी, पुरातन थी और हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बाद वैदिक सभ्यता पैदा हुई, उसकी उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता के बाद हुई। यानी कि ये वो इतिहासकार हैं जो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की तुलना में ज़्यादा पुरानी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता पहले हुई थी और हड़प्पा सभ्यता का इस वैदिक सभ्यता से कोई ताल्लुक नहीं था। तो पारंपरिक हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच पारंपरिक संबंध क्या था, इन दोनों के बीच रिश्ता क्या था, चाहे इन दोनों के बीच कोई रिश्ता था भी या नहीं था, ये दोनों अलग अलग सभ्यताएं थी या नहीं, इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। परंतु जहाँ तक नवीन खोजें हुई है, इतिहासकारों का जो एक नवीन वर्ग है उस बात को सिद्ध करने की कोशिश करता है कि हड़प्पा और वैदिक सभ्यता एक ही सभ्यता के विस्तार के, हम दोनों को अलग अलग नहीं कह सकते। इस संबंध में मैं उदाहरण दूंगा आपको। इतिहासकार वाकणकर का ये बहुत अच्छे पुरातत्ववेत्ता हुए हैं, उन्होंने काफी उत्खनन काम किया है और सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है उसकी उन्होंने खोज करने की कोशिश की थी। उसके तटों पर विकसित सभ्यता को उन्होंने ढूंढा था और उनका ये कहना था कि जो वैदिक सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता है वो एक ही संस्कृति के, एक ही सभ्यता के दो रूप हैं। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता को हम अलग अलग नहीं कह सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। और इसी बात का समर्थन डॉक्टर ए.पी. गुप्ता जो अच्छे इतिहासकार हैं उन्होंने भी इस बात को बताने की कोशिश की है कि हड़प्पा और वैदिक सभ्यता एक ही सभ्यता के विस्तार थे, एक ही सभ्यता थी, इसको हम अलग नहीं मान सकते। और ये दोनों सभ्यताएं परस्पर भिन्न नहीं है, दोनों एक ही संस्कृति प्रति है, दोनों में एक ही जैसी संस्कृति थी। और परंतु वास्तविकता क्या है, अभी और खुदाई चल रही है, नवीन स्थल अभी और मिल रहे हैं, ऐसी वस्तुएं मिल रही हैं जिनके बारे में ये माना जाता था कि वो वस्तुएं जब उस हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी या वैदिक सभ्यता में नहीं थी, तो उन अभी वैदिक और जो हड़प्पा सभ्यता है उनके बीच अभी और शोध की जरूरत है और रिसर्च की जरूरत है। और अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच संबंध क्या था, ये दोनों एक थी या अलग अलग थी। अभी हम ये मान के चलते हैं, हमें ये कहना चाहिए दोनों भारत की सभ्यताएं थी, भारतीय संस्कृति की सभ्यता थी और कहीं न कहीं इनका संबंध जो था भारतीय परंपराओं से रहा होगा। वैदिक जो हमारे पूर्वज थे उनके साथ उनका कैसा संबंध था, दोनों में कितना अंतर था भी या नहीं था, इस बारे में हम निश्चित रूप से भी नहीं कह सकते। परंतु जो नवीन शोधें हो रही है, नवीन जो उत्खनन हो रहे हैं, उससे अब ये बात प्रमाणित होती जा रही है धीरे धीरे कि इतिहास की जो पहली वाली व्याख्या थी ये हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता अलग अलग थी, परंतु नवीन शोधें हमारा हमको उस बात के निकट ला रही हैं कि हड़प्पा और वैदिक सभ्यता में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वो एक ही सभ्यता के विस्तार हैं, उसको हम अलग अलग नहीं मान सकते। अब आइए हड़प्पा सभ्यता कब, उसकी उत्खनन कब हुआ, हमको सबसे पहले कब मालूम हुआ कि हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई सभ्यता है या नहीं है, या फिर भारत के इतिहास में कोई जमीन के अंदर भी कोई सभ्यता दबी हुई पड़ी है। नील, मेसोपोटामिया, जलाफरात, ये सभ्यताएं बहुत पुरानी मानी जाती थी, परंतु भारत में सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी और उसकी प्रारंभिक खुदाई करने वाले दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की, हड़प्पा के उस प्राचीन की खुदाई की थी, तब दुनिया के सामने सबसे पहले इस बात की जानकारी हुई थी कि हड़प्पा की गोदी में एक नवीन, एक पुरातन नगर दबा पड़ा है। इसको उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। उसके बाद एक साल बाद ही 1922 आया और उसके बाद राक्षस बनर्जी एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो को
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई, हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इस सभ्यता का सबसे पहला नाम हमको हड़प्पा सभ्यता दिखाई देता है। इतिहासकारों ने इस पुरातन सभ्यता का नामकरण जब किया था तो उसको सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के नाम से बुलाया गया था। सबसे पहले इसको बताया गया था कि ये सभ्यता जो हमें मिली है वो हड़प्पा सभ्यता है। इसका कारण ये है कि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था वो दयाराम साहनी ने हड़प्पा में किया था। क्योंकि ये सभ्यता हड़प्पा पहले ही मिली थी इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। परंतु बाद में ये समस्या हुई कि ये सभ्यता हड़प्पा तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। सिंधु नदी की तटों के विभिन्न भागों पर इस सभ्यता के हमको अवशेष मिल रहे हैं। तो आगे जाके इसका नाम हड़प्पा के साथ साथ हड़प्पा सैंडल सभ्यता भी कर दिया है, सिंधु सभ्यता भी दे दिया गया, क्योंकि इसका विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। बहुत से सिंधु नदी के तटों या उसकी सारी नदियों के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए आगे जाके इसका नाम हड़प्पा के साथ साथ सैंडल सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी रख दिया गया। परंतु खोज यही नहीं रुकी, शोध उत्खनन लगातार जारी रहा। ये इलाके पाकिस्तान में चले गए, भारत के पास पुरातन सभ्यता नहीं बची। अब इतिहासकारों के सामने ये भी समस्या आई कि क्या इस भारत में जो हमारे पास आया है उसमें कोई पुरातन सभ्यता थी ही नहीं, क्या सारा का सारा उसी इलाके में था। उसके बाद नवीन उत्खनन हुआ, नवीन खोजें हुई। जो उत्खनन करता थे भारत के, उन्होंने नए तरीके से सभ्यताओं को खोजने की कोशिश की। उसके बाद एक बहुत बड़ी मात्रा में सरस्वती नदी की घाटी में हमको पुरातन सभ्यता के अवशेष मिलने लगे। बहुत बड़ी मात्रा में पूरे देश में सरस्वती नदी की घाटी के अंदर हमको पुरातन सभ्यता के अवशेष मिलने लगे और तब जाके दोबारा ये समस्या पैदा हुई कि अब इसको क्या कहा जाए, क्योंकि अब इस सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी के तटों को छोड़ के जो विलुप्त सरस्वती नदी थी वहां पर भी हमको मिलने लगे थे। तो इसके बाद इसका नाम दोबारा परिवर्तित हुआ, अब इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। यानी कि इस सभ्यता के अवशेष हमको सिंधु घाटी के अंदर और सरस्वती घाटी के अंदर दोनों जगह मिले हैं, इसलिए अब इस सभ्यता का नाम सैंडल सरस्वती घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि सरस्वती नदी के जो अवशेष हमको मिलते हैं वो हमको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि इलाकों में हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम इस सभ्यता को अब नवीन नाम दे सकते हैं, वो नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से इसकी यात्रा शुरू हुई थी और अब वर्तमान में इसको सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा विस्तार है इसका, बहुत किन किन इलाकों में, कितने बड़े विस्तृत इलाके में फैली हुई है। अगर उस इलाके की मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ ये सब मिले हैं तो आपको आश्चर्य होगा, उत्तरी सीमा में, भारत की उत्तरी सीमा में चिनाब के किनारे कश्मीर के अंदर मांडा से ये सभ्यता शुरू होती है और दक्षिण में ये जमाबाद जो अहमदनगर है वहाँ तक हमको अवशेष मिलते हैं। जम्मू से लेके और जमाबाद तक, एक उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर में मांडा और दक्षिण में जमाबाद तक हमको ये अवशेष मिलते हैं और पूर्व में आलमगीरपुर से लेके और पश्चिम में जो ये कोंडोर है वहाँ तक, अफगानिस्तान तक ये अवशेष हमको मिलते हैं। यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक एक बहुत बड़ा एरिया हमको करीबन कहना चाहिए, पश्चिम से पूर्व ये 1600 किलोमीटर लंबा है और उत्तर से दक्षिण तक ये 1400 किलोमीटर लंबा विस्तृत क्षेत्र है, जहां पर हमको इस नदी घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इसमें सैंडल सभ्यता भी आ जाती है और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी आ जाती है। तो कुल मिलाकर इसका एरिया जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वो करीबन 15 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। कुल जो इसका एरिया है वर्ग किलोमीटर के अंदर हम निकालें तो लगभग इसका जो सीमा विस्तार है वो 15 लाख किलोमीटर का एक बहुत बड़ा एरिया, समग्र योग के बराबर या उससे अधिक का तक का सीमा विस्तार में ये सभ्यता हमको मिली है। तो एक स्थल पर ये सभ्यता नहीं मिली, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी पर और कहना चाहिए कि अफगानिस्तान से लेके और गुजरात तक का एक बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ पे हमको सैंडल और सरस्वती नदी के अवशेष हमको मिलते हैं। अब आइए कहाँ कहाँ ये सभ्यता हमको मिली है। जहाँ तक अगर हम बात करें कि पश्चिम में हमको बलिस्तान में, कोंडो, बाराकोट,
पंजाब के भी दो विभाजन हो गए थे। एक पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया था, एक हिंदुस्तान के पास। जो पाकिस्तान के पास पंजाब गया था उसमें हड़प्पा चला गया था, जलीलपुर है, रहमान डेली है और सरायपोला नामक स्थान है जो पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता के पुरातत्व स्थल है। उसके बाद भारत में जो पंजाब है उसमें रोपड़ है, कोटला खान है और संगोल है। इसके बाद हरियाणा में बाणावली है, मीताथल है, राखीगढ़ी है, भिराना है। जम्मू कश्मीर में मांडा है, राजस्थान में कालीबंगा है, तरखान वाला डेरा है, आठ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर है जो मेरठ में है, गुलास है जो सहारनपुर में है, वहाँ ये सभ्यता मिली है। उसके बाद भारत में जमाबाद, अहमदनगर के पास एक स्थान पड़ता है जमाबाद, वहाँ ये सभ्यता हमको मिली है। गुजरात में बहुत लंबा उत्खनन हुआ है, उसमें लोथल है, रणपुर है, दोरजी है, प्रभास पाटन है, जूनीकुरीन है, धरावीर है, बड़तराम है, सूरकोटरा है, देशलपुर है और मालवण है। ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत ऐसे छोटे छोटे स्थल प्राप्त हुए हैं जहाँ हमको उत्खनन में इस तरह की सभ्यता हमको मिली है। खुदाई में बहुत से अवशेष को मिले हैं जो कालीन जो मानव था, पुरातनकालीन जो सभ्यता के लोग थे उनका ये प्रयोग करते होंगे। तो अब आइए इसका जो प्राकृतिक क्षेत्र है, किन किन क्षेत्रों के अंदर ये हमको प्राप्त हुई है। इसके तीन क्षेत्र हम कह सकते हैं, तीन प्राकृतिक क्षेत्र हम कह सकते हैं। एक तो सिंधु नदी की तलहटी के अंदर, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी की घाटी में ये सभ्यता हमको प्राप्त हुई है। दूसरा हमको भारत में, क्योंकि सिंधु घाटी पाकिस्तान में चली गई थी, उसके बाद भारत में जब उत्खनन हुआ है तो भारत में सैन्य सभ्यता के साथ साथ सैन्य सभ्यता तो पाकिस्तान में थी, परंतु हिंदुस्तान के अंदर जब खुदाई हुई, हिंदुस्तान के अंदर जब उत्खनन हुआ तो हमको सरस्वती नदी घाटी के अंदर ये सभ्यता प्राप्त हुई। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि वर्तमान सरस्वती नदी विलुप्त है, वेदों में इसका उल्लेख सरस्वती नदी का हमको मिलता है, प्राचीन साहित्य में हमको सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, परंतु जमीन पर अब वर्तमान हमको सरस्वती नदी नहीं मिलती, विलुप्त हो चुकी है। परंतु उस सरस्वती नदी की खोज इतिहासकार, उत्खननवेत्ता, पुरातत्वविद काकणकर ने उसकी खोज की थी, उस रास्ते की खोज की थी जहाँ सरस्वती नदी बहती थी, और उस सरस्वती नदी के तटों पर, उसके घाटों पर, उसके किनारे हमको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो सरस्वती नदी के तट पर भी, उसके किनारे भी हमको सभ्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण बात है, समुद्र तटों पर भी हमको ये सभ्यता प्राप्त हुई है। तो इसके जो प्राकृतिक क्षेत्र है वो सैंधव सभ्यता, सैंधव नदी है, सरस्वती नदी है, और उसके बाद समुद्र का जो इलाका है वहाँ पर भी हमको ये सभ्यता मिली है। कुल मिलाकर हमको पूरे जो अविभाजित भारत है उसमें करीबन 1400 स्थल ऐसे हैं जहाँ पर हमको सैंधव और सरस्वती नदी के अवशेष मिलते हैं। 1400 स्थान ऐसे हैं, 1400 स्थल हैं जहाँ पर इस सभ्यता के हमको स्थल मिलते हैं। इसमें 917 अकेले भारत में हैं, 917 1400 में से 917 स्थल अकेले भारत में हैं, और करीबन 481 स्थल पाकिस्तान के अंदर हमको प्राप्त हुए हैं, और 2 स्थल हमको अफगानिस्तान के अंदर हमको मिले हैं। कुल हमको 1400 स्थल प्राप्त हुए हैं जो कि सैंधव सरस्वती नदी घाटी से संबंधित है। जमीन के अंदर जो सभ्यता हमको प्राप्त हुई है उनकी संख्या कुल मिला के अविभाजित भारत में 1400 है, जिसमें 917 हिंदुस्तान में है, 481 पाकिस्तान में है और 2 अफगानिस्तान में पुरास्थल हैं। अब आइए इनमें भी नगर कितने हैं। तत्कालीन बहुत ईसा पूर्व के भारत में, उस युग में जहाँ शायद यूरोप में सभ्यता अभी जन्म ले रही थी, भारत में नगरीय सभ्यता का विकास हो चुका था। यहाँ हमें चौड़ी सड़कें मिलती हैं, नगरीय जनजीवन मिलता है। तो ऐसे स्थल जहाँ हमको नगरीय जनजीवन मिलता है, उनकी स्थल हमको करीब 9 ऐसे स्थल हमको प्राप्त हुए हैं जहाँ पर हमको नगरीय जनजीवन हमको मिलता है। और उन बड़े नगरीय जीवन में हमको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चगोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बड़ावली, राखीगढ़ी, गनेरीबाग और धरावी, ये स्थल ऐसे हैं जहाँ को नगरीय जनजीवन मिला है, नगर मिले हैं, नगर सभ्यता मिली है। दोबारा आपको नाम बता दूँ, जो नगर मिले हैं वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चगोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, बड़ावली है, राखीगढ़ी है, गनेरीबाग है और धरावी है। ये स्थल हमको प्राप्त हुए हैं खुदाई में। ये वो स्थल है जिनको कि हम नगर कह सकते हैं। नगरीय जनजीवन की जो विशेषता होती है वो सारे नगरीय जनजीवन हमको
इन सरस्वती सैंधव सभ्यता की घाटियों में, नदी घाटियों में हमको मिलता है। तो इस तरह एक बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा क्षेत्र हमको प्राप्त होता है प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए। हमको ये बहुत जरूरी है कि प्राचीन भारत में जो मानव था कैसे रहता था, उसकी संस्कृति क्या थी, सभ्यता क्या थी, जनजीवन कैसा था, उपासना पद्धति कैसी थी, रहन सहन कैसा था, व्यापार कैसा था, नगर नियोजन कैसा था। इन सारी बातों की जानकारी हमको इन नगरों से, इन गांवों से, इन उत्खनन से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनसे प्राप्त होती है। तो सैंधव सभ्यता, सैंधव सरस्वती की जो सभ्यता है वो प्राचीन भारत को समझने और जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इस सभ्यता के बारे में, इस सभ्यता में क्या क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से और बताऊँगा।